रामपुर नाम के एक गांव में लाला नाम का एक सेठ रहता था। उसके पास केवल गांव के ही नहीं बल्कि दूर दूर से लोग उसके पास कर्ज लेने आया करते थे और वादे के मुताबिक जब उनके पास पैसे आते वो लोग मूल और ब्याज समेत अपना कर्ज चुका देते थे। ठीक था कि लाला सेठ ब्याज पर पैसे देता था, लेकिन था वो अपने असूलों का पक्का और ईमानदार, और ना वो वक्त से पहले किसी के पास कर्ज वसूल करने जाया करता था। इसके साथ साथ उसमें 2 गुण और भी थे। वो दयालु और भगवान को मानने वाला था। अपने इन्हीं गुणों की वजह से वो दूर दूर तक प्रसिद्ध था। एक बार की बात है, इसी गांव के 2 ठग जिनका नाम रतन और जग्या था वो गुजर रहे थे और सेठ की प्रसिद्धि की खबर उन दोनों के कानों पर भी पड़ी। अरे भाई जगिया, मैं क्या बोल रहा हूँ, क्यों ना लाला सेठ के पास जाकर कुछ पैसे उधार ले लिए जाए और उसे वापस कभी लौटाया ही नहीं जाए। रतन भाई, तुम सही बोल रहे हो, तो देर किस बात की, हम ऐसा ही करते हैं। ये सोचकर जग्या और रतन दोनों सेठ के यहाँ गए। सेठ जी, हम दोनों बहुत ही दूर गांव से आए हैं। पिछले साल अकाल पड़ने के कारण हमारे घर में खाने का एक दाना भी नहीं है। इस बार अच्छी फसल होने की आशा है, इसीलिए हम आपके पास कुछ पैसे उधार लेने आए हैं। अरे भाई, मैंने कर्ज मांगने का कारण और पता नहीं पूछा, तुम बस इतना बताओ तुम्हें कितने रुपए चाहिए और कब तक लौटा दोगे। सेठ जी, हमें आपसे 5,000 रुपए चाहिए और वो हम आपको जल्दी ही लौटा देंगे। फिर भी भाई, उस जल्दी की कोई तारीख है या नहीं, उसे जाने बिना मैं तुम्हें कर्ज नहीं दे सकता। लाला सेठ की तारीफ वाली बात सुनकर जग्या मक्कार वाले स्वर में बोला, लाला जी, कर्ज तो कर्ज होता है, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में तो दे ही देंगे। ठीक है, अब अगले जन्म में ही दे देना, मुझे तुम्हारी बात पर पूरा विश्वास है। मुनीम जी, इनके नाम का खाता खोलकर इन्हें 5,000 रुपए दे दो और ये लिख लो कि ये ब्याज समेत ये रकम अगले जन्म में चुकाएंगे। लेकिन सेठ जी, लेकिन वेकिन कुछ नहीं मुनीम जी, फालतू में ही अपनी टांग बीच में ना अड़ाओ। मैंने जैसा कहा है आप वैसा ही करो। ठीक है सेठ जी, जैसा आप चाहो। जग्या और रतन ने लाला के मुनीम से पैसे ले लिए, लिखा पढ़ी करके खाते पर अंगूठा लगा दिया और दोनों ठग रुपए पाकर बड़े ही खुश थे। उन्होंने बिना गिने रुपए लिए और सेठ को धन्यवाद बोलकर वहां से चलते बने। वो दोनों बहुत ही खुश थे कि उन्होंने लाला सेठ को मूर्ख बना दिया। उनके वहां से जाते ही लाला का मुनीम बोला, सेठ जी, आप जानते हैं कि वो दोनों रुपए लौटाने का इरादा नहीं रखते और इस कागज के अनुसार तो हम उनसे कानूनी भी रुपए नहीं वसूल कर सकते, तो फिर आपने उन्हें उधार रुपए क्यों दे दिए? मुनीम जी, मैंने ये सब कुछ जानबूझकर किया है। ये बात मैं तुम्हें अभी नहीं, वक्त आने पर समझाऊंगा। फिर भी मेरी इस बात को तुम गांठ बांध कर रख लो। कर्ज भी कर्म के ही समान होता है। इस जन्म में कर्ज या कर्म उसके अगले जन्म में भी मनुष्य के साथ रहता है और उसी के अनुसार जीवन भोगना पड़ता है। परंतु मुनीम के पल्ले कुछ भी नहीं पड़ा। उसी वक्त दोनों ठग खुशी खुशी अपनी राह पर चले जा रहे थे। रतन भाई, वास्तव में सेठ हमारी उम्मीद से भी ज्यादा मूर्ख निकला। मैं तो सोच रहा था कि वो अगले जन्म वाली बात सुनकर हमें धक्के देकर बाहर निकाल देगा, लेकिन पर उसने तो हमें इतनी बड़ी रकम कर्ज में दे दी। उस मूर्ख ने इतना भी नहीं सोचा कि अगले जन्म में इस कर्ज को कौन चुकाएगा। चलो कोई बात नहीं, इसमें तो हमारा फायदा ही फायदा है। अब कुछ दिन दूसरे गांव में जाकर चैन से दिन बिताते हैं। ये सोचकर दोनों ठग वहां से आगे चले गए। अगले दिन शाम के समय वो दोनों ठग एक नए गांव में पहुंचे और रात बिताने के लिए कोई जगह ढूंढने लगे। जल्दी ही उन्हें एक ठिकाना भी मिल गया। ये एक किसान का घर था। भाई, हम परदेसी हैं, रात काटने के लिए आसरा चाहते हैं। ठीक है, मैं अभी इंतजाम करता हूँ। ये कहकर किसान ने दोनों के लिए अपने आंगन में चारपाई लगा दी और कहने लगा,
यदि आपको खाना चाहिए तो मैं आपको खाना दे सकता हूँ। नहीं भाई, फिलहाल तो हमें भूख नहीं है। आपने हमें रुकने के लिए जगह दे दी, हमारे लिए इतना ही काफ़ी है। दोनों ठग चारपाई पर सो गए। अचानक आधी रात के समय जग्या को कुछ आवाजें सुनाई दी, जिससे वो चौंक कर उठ गया और उसने अपने साथी रतन को उठाया। रतन भाई, अपने आसपास कोई ना कोई है, मुझे आवाजें सुनाई दे रही है, परंतु पता नहीं ये कौन बोल रहा है। फिर दोनों ध्यान से उन आवाजों को सुनने लगे। दोनों बोलने वाले की तलाश में इधर उधर देखने लगे, लेकिन पर आसपास तो क्या, उन्हें दूर दूर तक कोई भी दिखाई नहीं दिया। हाँ, कुछ दूरी पर एक बैल और एक गधा जरूर खड़े थे। जब दोनों ने ध्यान से उन दोनों की तरफ देखा तो पूरी तरह से चौंक पड़े। असल में ये आवाजें उन दोनों बैल और गधे की थी, जो मनुष्य की भांति एक दूसरे से बातें कर रहे थे। रतन, मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा? गधा और बैल भी मनुष्य की बोली बोल रहे हैं, ये कैसे हो सकता है? मैं भी हैरान हूँ भाई, पर ये तो सच है। गधा और बैल दोनों मनुष्य की बोली बोल रहे हैं। कुछ सोचकर रतन और जग्या उन दोनों की बातें ध्यान से सुनने लगे। मित्र, हमारे साथ की ये अंतिम रात्रि है। ये बात तो मैं भी तुम्हें बोलने वाला था। अच्छा, तुम पहले बताओ ऐसा क्यों है? वो इसीलिए दोस्त, जो अपना मालिक है उससे मैंने पिछले जन्म में 500 रुपये उधार ले लिए थे, लेकिन मैंने वो पैसे उस जन्म में नहीं चुकाए थे। इसलिए मुझे इस जन्म में उसके खेतों में हल जोतने का काम करना पड़ा है और बोरियां उठाकर लाने का काम करना पड़ा है। इस तरह मैंने मेरा कर्ज चुकाया है, लेकिन कल मेरा श्रम 500 रुपये का पूरा हो जाएगा और मैं सवेरे होते ही मर जाऊंगा। अच्छा, तो ये बात है। अच्छा, तो मित्र, अब तुम बताओ कि तुमने बिछड़ने की बात क्यों कही? तुम बड़े खुशनसीब हो मित्र, तुम्हें कम कर्ज लेने के कारण जल्दी ही छुटकारा मिल गया, लेकिन मेरे भाग्य में अभी महीनों तक दुख झेलना लिखा है। कल एक आदमी आएगा जो मुझे इस किसान से छीन कर ले जाएगा और फिर अगले कई महीनों तक मुझे उस आदमी की यातनाएं सहनी पड़ेगी। लेकिन पर वो आदमी तुम्हें इस किसान के यहाँ से क्यों लेकर जाएगा? ये किसान उसे अपना गधा क्यों देगा? भाई, यही मेरा भाग्य है, तभी तो ये किसान उस आदमी से कर्ज लेकर अभी तक नहीं चुका पाया। कल वो व्यक्ति आकर अपना कर्ज मांगेगा और किसान के ना देने पर वो मुझे मारते हुए अपने साथ ले जाएगा। तब तो ये बहुत ही बुरी बात है। मुझे तुम्हारे साथ पूरी हमदर्दी है मित्र। ये मेरे पिछले जन्म का कर्म है मित्र, इसलिए मुझे इस जन्म में भोगना पड़ेगा, वरना ईश्वर हमें इस जन्म में बैल और गधा ही क्यों बनाता। खैर, छोड़ो इन बातों को। मुझे और तुम्हें तो अपने अपने कर्मों की सजा मिल गई या मिल जाएगी, लेकिन पर मुझे तो दुख उन दोनों आदमियों के लिए हो रहा है जो कुछ समय पहले इस किसान के मेहमान बनकर आए हैं। क्या मतलब है? उन दोनों ने ऐसा क्या किया है? बैल और गधे की बात सुनकर दोनों ठगों के कान खड़े हो गए और ध्यान से सुनने लगे। उन्होंने क्या किया? अरे ये बोलो, उन्होंने क्या क्या नहीं किया? वो दोनों ठग है, न जाने अब तक कितने व्यक्तियों को ठग चुके हैं, और इस समय भी वो दोनों एक गांव के सेठ से कर्जा लेकर यहाँ आए हैं। तब तो उन्हें कर्ज चुकाने के लिए अगले जन्म में सेठ का गधा या कुत्ता बनना पड़ेगा। बैल और गधे की बात सुनकर जग्या और रतन के होश उड़ गए। सुना रतन तुमने? इन दोनों को पिछले जन्म का कर्ज चुकाने के लिए इस जन्म में बैल और गधा बनना पड़ा है। हाँ, और हमें इस जन्म का कर्ज चुकाने के लिए अगले जन्म में गधा या कुत्ता बनना पड़ेगा। नहीं नहीं भाई, अब मैं सेठ का कर्जा अपने सर पर नहीं रखूँगा और मैं अपने पैसे उसे वापस कर दूँगा और बाकी का सारा जीवन दीन दुखियों की सेवा में बिता दूँगा, ताकि मेरे सारे पाप इस जन्म में ही धुल जाए। तो ठीक है रतन, हम सुबह होते ही रामपुर गांव जाकर लाला सेठ का सारा कर्ज उतार देंगे और साथ ही साथ ठगी का ये सारा धंधा भी छोड़ देंगे और मेहनत और ईमानदारी की रोटी कमाकर खाएंगे। इसके बाद वो दोनों ठग सो गए, परंतु सोने के बाद भी उन दोनों को चैन नहीं था। उन्हें सपने में भी गधा और बैल ही दिखाई दे रहे थे। जब अगली सुबह वो दोनों नींद से जागे तो वो दोनों ये देखकर हैरान थे कि किसान का बैल सच में मर चुका है और किसान रो रो कर दुखी हो रहा है। रतन, उन दोनों की बात बिल्कुल सच निकली।
उनमें से बेल ने तो दम ही तोड़ दिया। हाँ, वो अपने मालिक के पिछले जन्म के कर्ज से मुक्ति पा चुका है। फिर कुछ देर ही गुजारी थी कि तभी वहाँ एक आदमी आया और किसान से बोलने लगा, अरे भाई, तुमने मेरा कर्ज नहीं उतारा, अब तुम्हें इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। मैं तुम्हारा गधा लेकर जा रहा हूँ। भाई, मैं तुम्हारा जल्दी ही कर्जा उतार दूंगा, मेरे गधे को छोड़ दो। देखो तो सही, मेरा पहले ही बेल मर चुका है, मुझ पर दया करो। उस आदमी ने बिल्कुल भी दया नहीं खाई और किसान के गधे को अपने साथ ले गया। ये सारी घटना दोनों ठग अपनी आंखों से देख रहे थे। दोनों ठगों ने उसी समय अपना सारा सामान समेटा और रामपुर के लिए निकल गए। एक दिन के लंबे सफर के बाद दोनों ठग लाल सेठ की हवेली पर जा पहुंचे। सेठ जी, हमें बचा लीजिए, हमें पाप के घड़े में गिरने से बचा लीजिए। अरे भाई, कौन हो तुम दोनों? अरे सेठ जी, आप हमें इतनी जल्दी ही भूल गए। मैं रतन और ये जगिया, हम दोनों आपसे थोड़े दिनों पहले 5,000 रुपए लेकर गए थे। सेठ जी, ये दोनों तो वही है जो आपसे कुछ दिन पहले ही कर्ज लेने आए थे। मैं भी इनका खाता निकाल कर इन दोनों का हिसाब बताता हूँ और बताता हूँ कि इन दोनों के ऊपर आपका कितना कर्ज है। हुजूर, हम आपका कर्ज आपको सूद समेत लौटाना चाहते हैं। ये लीजिए 5,000 रुपए और 21 रुपए और हमारा नाम काट दीजिए। नहीं भाई, मैं कर्ज की राशि इस प्रकार नहीं लेता। मैं अपने वसूलों का पक्का हूँ। रकम लौटाने का जिस समय तुमने वादा किया था, मैं उसी समय पर तुमसे कर्ज वापस लूँगा। तुमने अगले जन्म में कर्ज लौटाने की बात कही थी, अब मैं अगले जन्म में ही लूँगा। सेठ जी, अब क्या बोल रहे हो? कोई अगले जन्म में भी कर्ज चुका सकता है? हाँ सेठ जी, हम इसी समय आपका कर्ज लौटा रहे हैं, तो फिर आप अगले जन्म की बात क्यों कर रहे हो? कह तो दिया भाई मैंने, मैं अपने असूलों का पक्का हूँ। जब तुमने कह दिया कि तुम रकम अगले जन्म में लौटाओगे, तो मैं तुमसे अगले जन्म में ही कर्ज वसूल करूँगा। बस बात खत्म। यज्ञ और रतन ने सेठ जी के सामने बहुत रोया धोया और गिड़गिड़ाया, लेकिन सेठ ने उनकी एक न सुनी और बिना रकम लिए उन दोनों को घर से बाहर निकाल दिया। दोनों दोस्त दुखी मन से वहां से चल पड़े। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो दोनों इस कर्ज से कैसे मुक्ति पाएंगे। भटकते भटकते वो दोनों एक जंगल में पहुंचे। वहां पर उन्हें एक ऋषि मुनि मिले। जब ऋषि मुनि ने उन दोनों से उन दोनों की परेशानी का कारण पूछा, तो उन्होंने सच सच बात ऋषि मुनि को बता दी। तो ऋषि मुनि ने उन दोनों को प्रायश्चित करने का एक तरीका बताया और साथ ही साथ ज्ञान की बातें भी बताने लगे। बेटा, इस जगह से 5 मील आगे एक गांव है। वहां पहुंचने पर तुम्हें सेठ जी का कर्जा उतारने का कोई न कोई उपाय मिल ही जाएगा। ऋषि मुनि की बात मानकर वो दोनों आगे बढ़ने लगे। पाँच मील का सफर तय करने के बाद वो दोनों एक गांव में पहुंच गए। उस गांव में पानी का कोई स्रोत नहीं था, ना कोई कुआं, ना कोई तालाब। इसलिए गांव में पानी के लिए त्राही त्राही मची हुई थी। पानी की जरूरत के लिए लोगों को 10-10 मील दूर तक जाना पड़ता था। यज्ञ के दिमाग में ऋषि मुनि की बात आई और वो सोचने लगा, क्यों न यहाँ पर पानी का स्रोत पैदा किया जाए तो हमारा कर्ज उतर सकता है। ये सब सोचकर यज्ञ रतन से बोला, अरे रतन भाई, सेठ का कर्ज उतारने के लिए मेरे दिमाग में एक उपाय आया है। अरे सच? तो बताओ, जल्दी बताओ जगिया। यज्ञ रतन के कान में धीरे धीरे से कुछ बोलने लगा, जिससे सुनकर रतन का चेहरा भी खिल उठा। दोनों कहीं से कुदाल लेकर आए और एक ही स्थान पर खुदाई करने लगे। वो दिन रात जमीन खोदते रहे और 1 महीने के बाद वो गहरा कुआं खोदने में सफल हुए और उसमें से पानी भी निकल आया। उसके बाद उन्होंने मिस्त्री को बुलाकर कुएं को पक्का बनवा दिया और कुएं पर 5,000 रुपए भी खर्च हो चुके थे। कुआं तैयार हो जाने के बाद यज्ञ ने रतन से कहा, अरे भाई रतन, जल्दी से तैयार हो जाओ। जैसे ही गांव वालों को पता चलेगा कि वह तैयार हो चुका है तो वो जल्दी जल्दी दौड़ते हुए आएंगे। चिंता मत करो जगिया, अगर भगवान भी पानी लेने आए तो मैं उन्हें भी नहीं लेने दूंगा।
फिर वो दोनों मोटी मोटी लकड़ी लेकर कुएं की पहरेदारी करने लगे। जब गांव वालों को कुएं के बारे में पता चला तो बर्तन लेकर कुएं के पास पानी लेने के लिए आ गए। गांव वालों को देखकर जग्या बोला, तुम सभी इस कुएं से दूर रहो, हम किसी को भी इस कुएं से पानी भरने नहीं देंगे। फिर गांव का एक व्यक्ति श्याम बोलता है, अरे भाई, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम तो जानते ही हो गांव में पानी की कितनी कमी है। वास्तव में तुमने इस कुएं को बनाकर गांव वालों पर कितना उपकार किया है। वो सब तो ठीक है, लेकिन पर ये कुआं हमारा नहीं है, बल्कि रामपुर के लाला सेठ का है। हम बगैर उनकी इजाज़त के किसी को भी इस कुएं से पानी भरने नहीं देंगे। हाँ, अगर तुम्हें इस कुएं से पानी चाहिए तो पहले तुम्हें सेठ जी की इजाज़त लेनी होगी। फिर गांव वाले लाला सेठ के यहाँ पर पहुँच गए और सेठ जी से विनती करने लगे, रहम कीजिए सेठ जी, हम पर रहम कीजिए। क्या हुआ भाइयों, आप सब लोग मुझसे इतनी विनती क्यों कर रहे हो? क्या बिगाड़ा है मैंने आप लोगों का? तब गांव वालों ने सारी बातें उन्हें कही सुनाई। अब सेठ जी, आप ही हमें उस कुएं से पानी लेने की आज्ञा दे दीजिए ताकि हमारे सारे दुख दूर हो सके। आप लोगों को कोई गलतफहमी हुई है भाइयों, मैंने आपके गांव में कोई कुआं नहीं बनवाया। जरूर वो दोनों व्यक्ति आप लोगों को झूठ बोल रहे हैं। नहीं नहीं सेठ जी, आप ऐसा मत बोलो, हम आपके पास बड़ी आशा लेकर आए हैं। जब मैंने वहां पर कोई कुआं बनवाया ही नहीं तो मैं आपको पानी भरने की इजाजत कैसे दे सकता हूँ? क्या वो मेरे कहने से तुम लोगों को पानी भरने दे देंगे? जरूर भरने देंगे सेठ जी, हमें विश्वास है। बस आप हमारे साथ चलकर उन दोनों व्यक्ति को बोल दीजिए। ठीक है, चलो भाइयों, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, फिर सारी सच्चाई आप लोगों के सामने आ जाएगी। सेठ अपने मुनीम के साथ जब गांव पहुंचा तो दूर से उन्होंने रतन और जग्या को अपने हाथों में डंडे लेकर खड़े हुए देखा। सेठ जी, ये दोनों तो वही ठगी दिखाई देते हैं जिन्होंने आपसे 5,000 रुपए कर्ज में लिए थे और अगले जन्म में चुकाने को बोल रहे थे। हाँ, पहचान गया इन दोनों को, लेकिन पर इन कमबख्त ने इस गांव में क्या बात फैलाई है? फिर लाला सेठ रतन और जग्या के पास चला जाता है। क्यों भाई, तुमने यहाँ क्या बात फैलाई है? तुम दोनों इस कुएं को गांव वालों को मेरा कुआं क्यों बता रहे हो? हमने कोई बात नहीं फैलाई सेठ जी, ये कुआं आपका ही है, इसलिए हम दोनों ने बिना आपकी आज्ञा के गांव वालों को पानी भरने से मना कर दिया। यदि आप आज्ञा दे देंगे तो हम इन गांव वालों को पानी भरने दे देंगे, हमें कोई आपत्ति नहीं होगी। भला ये क्या बकवास है? जब मैंने कुआं बनवाया ही नहीं तो मेरी आज्ञा की क्या जरूरत है? ये सच है सेठ जी कि आपने कुआं नहीं बनवाया, लेकिन पर इसमें रुपए तो आपके ही लगे हैं ना। मेरे रुपए? वो कैसे भाई? सुनिए, मैं बताता हूँ। हमने आपसे 2 महीने पहले 5,000 रुपये का कर्जा लिया था, उसी से हमने ये कुआं बनवाया है। यदि आप यह कह दें कि ये कुआं मेरा है तो हमारा कर्ज चुकता हो जाएगा और इन गांव वालों की पानी की समस्या भी दूर हो जाएगी। नहीं, मैं इस कुएं को किसी भी हालत में अपना नहीं कह सकता। मैंने तुम्हें जो कर्ज दिया था वो मैं वादे के मुताबिक अगले जन्म में ही लूँगा। फिर तो ठीक है, हम इस कुएं से किसी को भी पानी नहीं लेने देंगे, चाहे हमारे सामने तड़प तड़प कर मर ही क्यों ना जाए। हाँ सेठ जी, अच्छी तरह से सोच लीजिए, यदि ये बिना पानी के मर जाएंगे तो इसका पाप भी आपके ही सर होगा। यदि इसे आप अपना कुआं कहकर इन्हें पानी लेने देंगे तो इसका पुण्य और दुआएं भी आपको ही मिलेगी। उन दोनों की बात सुनकर गांव वाले भी सेठ जी के आगे गिड़गिड़ाने लगे। हाँ सेठ जी, कह दीजिए कि आपका ही कुआं है। लाला सेठ उलझन में पड़ गया। कुछ देर तक सोचने के बाद वो बोला, ठीक है भाई, तुम दोनों चालाक इंसान जीते और मैं हारा। आज से मैं इस कुएं को अपना मानता हूँ और तुम्हें अपने कर्ज से मुक्त करता हूँ। गांव वाले सेठ जी का जय जयकार करते हुए अपने घरों से बर्तन लाने के लिए चले गए। भाई, ये सब तो ठीक है, जिस तरह तुम दोनों ने मेरा कर्ज चुकाने के लिए इतना दिमाग लगाया, मैं उसकी दाद देता हूँ। लेकिन पर मुझे आश्चर्य है कि तुम दोनों मेरा कर्ज उतारने के लिए इतने उतावले क्यों हो गए, जबकि तुम दोनों मुझे कर्ज के बहाने ठगने आए थे। ये ठीक बात है सेठ जी कि हम आपको मूर्ख सेठ समझकर ठगना चाहते थे, लेकिन पर बाद में हमारी आंखें खुल गई। फिर रतन ने सारी बात सेठ जी को बता दी। इस घटना के बाद जग्या और रतन ने ठगी का धंधा छोड़ दिया और मेहनत मजदूरी का काम करके अपना जीवन व्यापन करने लगे।
तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है, अगर हम किसी की रकम उसे वापस नहीं करते हैं तो हमें अगले जन्म में किसी भी रूप में उसका कर्ज चुकाना ही पड़ेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।